हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आयोजित होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बचा है और इस 1.5 महीने में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको पता रहे कि एग्जाम में किस लेवल का, किस टाइप का, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिससे कि आपको आलतू फालतू मटेरियल पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्योंकि जो एसएससी का ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 90% क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए जो 2023 में जनवरी फरवरी में आयोजित हुए थे एसएससी जीडी का एग्जाम, उसके सारे पेपर आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ये 1 फरवरी 2023 का तीसरा सेट है। 2 सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, मतलब 2 शिफ्ट के, ये तीसरा शिफ्ट है। इस 1 फरवरी को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, ऐसे आपको सारे शिफ्ट के एग्जाम प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ना सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही करंट से जोड़कर आपको उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सेक्शन रीजनिंग का आता है, उसके बाद दूसरा सेक्शन जीके का, तीसरा सेक्शन मैथ का और चौथा हिंदी का आता है, या फिर इंग्लिश, जो आप लैंग्वेज चूज करते हो। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश के सारे क्वेश्चन चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। बाकी हिंदी के क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ। चलिए पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। GSLC, AMOF, UGRI, क्वेश्चन मार्क IUXO। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा OAUL। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है कि GSLC के बाद AMOF में क्या संबंध नजर आ रहा है कि जो G है जो 7 नंबर पर आता है, इसमें हम -6 करते हैं, तो जी का संबंध ए से किस प्रकार हो जाएगा कि -6 करेंगे जी में से, तो 7 - 6 एक पे ए आता है। ऐसे ही एस कितने पे आता है? एस आता है हमारा 19 पे। 19 में -6 करेंगे तो हमारा जो एम आ जाएगा, एम, क्योंकि 19 - 6 करेंगे तो 13, 13 पे एम, तो एस में भी कितना माइनस हो रहा है? -6। अब एल, एल कितने पे आता है? 12 पे। 12 और ओ में क्या संबंध है कि हम एल में जब +3 ऐड करेंगे, 12 + 3 15, 15 पे क्या आता है? ओ आता है, तो 15 पे ओ आता है तो ओ का हो गया। और सी में आप 3 पे आता है, +3 ऐड करेंगे 6, 6 पे हमारा एफ आता है। तो इस प्रकार हो गया कि पहले 2 स्टार्टिंग के लेटर है इसमें -6 करेंगे, और एल और सी मतलब लास्ट के 2 डिजिट है उसमें हम +3 करेंगे। UGRI, अब यू कितने पे आता है? यू 21 पे आता है, -6 करेंगे तो हमारे जो क्या आ जाएगा? 15, 15 पे क्या आता है? ओ, तो पहले ओ आ जाएगा। फिर जी कितने पे आता है? 7 पे -6 करेंगे तो एक पे क्या आता है? ए। फिर आर कितने पे आता है? 18, 18 + 3 करेंगे तो 21, 21 पे क्या आता है? यू। आई कितने पे आता है? 9, 9 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 पे क्या आता है? एल। तो OAUL इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा? तो इसमें जो संख्या बदलनी होगी वो हमको 16 और 8 बदलना होगा। 16 की जगह 8, 8 की जगह 16 रखेंगे तो क्या समीकरण बनेगी? ये समीकरण बन जाएगी 56/8 × 16 + 45 × 13। मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, 7 बार चला गया, 7 × 16 + 45 × 13 करेंगे तो 585। 7 × 16 112 + 585, दोनों को ऐड करेंगे तो 697, जो कि इक्वल हो जाएगा 697। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सकती है। तो कौन सी आकृति ले सकती है? इसे हम देखेंगे कि पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा वाइट है, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, तो डार्क, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इसमें हम देखेंगे जो पहला है, इसके बाद ये 90 डिग्री ऊपर की जा रहा है, फिर 45 डिग्री मूव कर रहा है इसमें, फिर हम देखेंगे इसमें भी 45 डिग्री, फिर इसमें भी 45 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी जब ये 45 डिग्री मूव करेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये इस साइड को नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में हमको नजर आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी? 125, 88, 63, 46, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 33। वो कैसे? वो इस प्रकार आ जाएगा कि
125 में और 88 में कितना का गैप है, -37। 125 माइनस 88 करेंगे तो -37, और 88 माइनस कितना करेंगे 63 आ जाए तो -25। ऐसे ही 63 माइनस कितना करेंगे 46 आ जाए -17, और 46 माइनस कितना करना है यह अभी हमको देखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब वापस इन दोनों संख्याओं में गैप क्या है कि 37 और 25 में, 37 और 25 में 12 का है कि 37 में 12 जाए तो 25, और 25 माइनस 88 करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब 25 और 17 में कितना गैप है 8 का, तो पहले 12 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 4 का गैप। तो नेक्स्ट संख्या में कितने का गैप होना चाहिए था 4 कम, फिर 4 कम, यहाँ पे 0 आएगा, 0 का गैप ना कि 2। अब 37 माइनस 12 25, 25 माइनस 28 63। अब 25 में से 8 गया तो 17, 17 में से 63 में 17 गया तो 46। अब जो संख्या आएगी वो क्या आएगी कि 17 में से 4 गया तो 8 के बाद 4, 17 में 4 गया तो 13, 13 में 46 में 13 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 33, कि पहले 125 88 में दोनों को गैप, इनमें गैप, फिर इनमें गैप। जो गैप में गैप देखेंगे फिर, तो जो गैप में गैप आएगा वो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। जब 46 में 13 जाएंगे तो 33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन से या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या अनुसरण करते हैं। पहला कथन क्या बोल रहा है, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये मोबाइल है, तो सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर इसके ये एम और ये कंप्यूटर सी। फिर कुछ कंप्यूटर फर्नीचर है, तो कुछ कंप्यूटर फर्नीचर ये एफ हो गया। कुछ फर्नीचर टेबल है, तो कुछ फर्नीचर टेबल है, तो ये हमारे ऐसा वेन आरेख बनेगा। अब निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट कुछ टेबल कंप्यूटर है। अब हमको यहाँ पे देखेंगे कुछ टेबल, ये टेबल है, इसके अंदर टेबल, और ये कंप्यूटर है, तो ये दोनों आपस में कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, सर्किल है, इसलिए ये अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा कुछ मोबाइल फर्नीचर है, कुछ मोबाइल फर्नीचर है, ये मोबाइल है और ये फर्नीचर है, तो ये भी आपस में नहीं मिल रहे, दोनों अलग अलग सर्किल है, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और नए निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड अनुसरण नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कोट भाषा में एग्जाम को 625214 और टेस्ट को 2162 के रूप में लिखा जाता है। इसी कोट भाषा में असेसमेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें हम देखेंगे कि एग्जाम ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है। 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ई 5 पे आता है तो 5 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6। फिर x कितने पे आता है, x हमारा आता है 24 पे, 24 + 1 करेंगे तो 25, तो यहाँ पे पहले 6 फिर 25। a कितने पे आता है 1 पे, और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, वो सारे जो लेटर हैं जिस नंबर पे आते हैं उसमें एक ऐड करना हो रहा है, तो 1 1 2, तो 6 25 2। m कितने पे आता है, m 13 पे आता है, तो 13 + 1 तो 14। तो कैसे बन रहा है ये 6 25 2 14, 6 25 2 14, तो इस ये कोड तो सही हो गया। अब ऐसे ही टेस्ट में हो रहा होगा कि टी कितने पे आता है, टी आता है हमारे 20 पे, तो 20 + 1 तो 21, ये तो हमारा टी हो गया। ई कितने पे आता है, ई हमारे 5 पे आता है, 5 + 1 6। एस कितने पे आता है, एस 19 पे आता है, तो 19 + 1 20, और टी कितने पे आता है, टी भी 20 पे आता है, 20 + 1 21, तो 21 6 20 21, तो ये कोड सही हो गया। ऐसे ही हमारा असेसमेंट हो जाएगा। ए कितने पे आता है, ए कितने पे, 1 पे तो पहले आएगा 2। एस कितने पे हमने अभी निकाला था 19 पे आता है + 1 20, तो 20। दूसरे एस के लिए भी 20। ई कितने पे आता है 5, 1 ऐड करेंगे 6, फिर 2 डबल एस आ गया तो 20 20। एम कितने पे 13, 1 ऐड करेंगे तो 14। ई कितने पे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। एन कितने पे आता है 14 पे + 1 करेंगे तो 15, और टी कितने पे आता है 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21। 21 में नज़र आ रहा है, ये हमको ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है कि 22 0 20 62 0 2 0 14 61 61 521, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध
मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है, तो हमको सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय जैसे जैसे लाइन बोलती जा रही वैसे वैसे करते चलना है, जिससे कि समय की बचत होगी, क्योंकि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वृत्ताकार मेज है, वृत्ताकार मेज कितने जने? 6। तो 1 2 3 4 5 6 और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ब्रियाना मार्ग के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। ब्रियाना मार्ग, मान लेते हैं कि ये मार्ग है, ये मार्ग बैठा है इधर इस जगह। तो जो ब्रियाना होगी वो कहाँ बैठेगी? इसके दाईं ओर। तो यहाँ ब्रियाना हो जाएगी दाईं ओर। आगे देखते हैं, क्योंकि ये मार्ग के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यों क्या हो गया? ब्रियाना। अब फेलिक्स मार्ग के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये मार्ग है, तो फेलिक्स कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा फेलिक्स। ये फेलिक्स आ गया। अब एन ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है। ब्रियाना और फेलिक्स के, तो यहाँ आ जाएगी एन ऊपर, यहाँ एन आ जाएगी इधर। जेम्स ब्रियाना के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ये ब्रियाना है, इसके बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जेम्स तीसरे स्थान पर। क्यों? 1 2 और ये 3, ये जेम्स आ गया। अब आगे क्या है? आफरीन जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये दूसरे स्थान पर यहाँ आफरीन आ जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार के सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा है कि आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है। जैसे कि आपको चित्र में दिया है इस प्रकार के हमारा बन जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफरीन और एन के बीच में, आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है? ब्रियाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो शिक्षा संबंध अध्यापक, तो शिक्षा कौन देता है? अध्यापक। तो उपचार कौन करता है? चिकित्सक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? क्वेश्चन नंबर LSEO NRDN PQCM RPBL। तो क्वेश्चन मार्क जी का आएगा JTFP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि जो हमारा RPBL और PQCM जो हमारे जो लास्ट के हैं, PQCM और RPBL के फर्स्ट निकालना है तो हम पीछे से रिलेशन देखते हुए चलेंगे। तो पीछे जो रिलेशन बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है कि जो फर्स्ट है उसका जो सेकंड से जो फर्स्ट है उसमें कितने का ऐड हो रहा है? +2 का हो रहा है। कैसे? कि P कितने पे आता है? P हमारा आता है 16 पे, +2 करेंगे तो 18 पे, 18 क्या आता है? R। ऐसे ही क्यों में फिर हमको बाकी जो 3 लेटर है इनमें हमको -1 1 करना है। तो क्यों कितने आप आता है? 17। 17 -1 करेंगे तो 16 पे क्या आता है? हमारा P। ऐसे C कितने पे आता है? 3 पे, 3 -1 करेंगे, 3 -1 करेंगे तो B। M कितने पे आता है? M 13 पे आता है, तो -1 करेंगे तो 12 पे क्या आता है? L आता है। ऐसे हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ से अब इधर से LSEO है, LSEO। तो पहले हमको क्या ऐड करना? पहले L कितने पे आता है हमारा? L हमारे 12 पे आता है। और तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमको -2 कर देंगे L में। L 12 पे आता है, -2 करेंगे तो 10 पे क्या आता है? 10 पे माने J आता है। तो पहला आ जाएगा J। फिर S कैसा आया होगा कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह है उसमें -1 क्या होगा? तो अब हम S में +1 कर देंगे, जैसे कि रिवर्स में चल रहे हैं। तो S कितने पे आता है? 19 में +1 करेंगे तो 20, 20 पे क्या आता है? T आता है। ऐसे ही E कितने पे आता है? 5 पे। तो ये कैसा आया होगा कि क्वेश्चन मार्क जगह -1 करके फिर ये S, फिर ये 5 पे E आया होगा। तो E 5 पे, तो 5 +1 करेंगे तो 6 पे क्या था? F। तो क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ JTF। ऐसे ही O कितने पे? 15, -1 करके आया होगा तो ऐड कर देंगे 15 + 1 16 P। तो ये हो जाएगा JTPF। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए? तो कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? वो है प्लस और गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब प्लस और गुने को आपस में बदलेंगे तो ये तो हो जाएगा गुना और ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल 18 के ही इक्वल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 11, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या है: 25, 280, 45, 18, 192, 30। इसमें क्या संबंध नजर आ रहा है? इसमें हमको नजर आ रहा है कि 280 कैसे आएगा 25 और 45 से, तो 25 इंटू 4 करते हैं तो कितना आएगा 100 आएगा, और 45 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 280। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पहले में तो ये फॉलो हो रहा है, ऐसे ही दूसरे में फॉलो होना चाहिए। 18 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 72, 30 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 120 प्लस 72 करेंगे तो 192। तो दूसरे सेट में भी ये फॉलो हो रहा है। तो ये ऐसे ही हम चारों ऑप्शन में किसी में एक में फॉलो हो रहा होगा, तो वो हमारा हो रहा है 12, 148 और 25 में। कैसे? 12 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 48, और 25 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। तो 100 प्लस 48 148। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो जो हम दर्पण को एम पर रखेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देगा, न कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब हमारा जो डी है ये उल्टा हो जाएगा, तो हमको ये किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। वी वी हमारा ऐसे है तो आपको कैसे नज़र आ रहा होगा, उल्टा वी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एम तो उल्टा एम नज़र आ रहा होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। बी बी भी उल्टा आ रहा होगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब के उल्टा आ रहा होगा, जबकि ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया, तो ये गलत हो गया, और ये भी सही है। जेड जेड, अब यहाँ पे जेड ऐसे के ऐसे ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ जैसे हमको जो चित्र में दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कोट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। आप इसको डायरेक्ट मत पढ़िए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए कि क्यों प्लस आर, तो क्यों प्लस आर, यहाँ प्लस सी रहा, तो ए बी की बहन है तो क्यों आर की बहन है। तो क्यों, ये क्यों है जो आर की बहन है, तो ये क्यों हमारा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस आर, प्लस प्लस का चिन्ह का मतलब हो जाएगा कि ये तो पुल्लिंग है, और क्यों है माइनस, ये मतलब माइनस लगने पर ये स्त्रीलिंग है। अब आर माइनस पी, माइनस ये रहा ए माइनस बी, तो ए बी का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा आर पी का पिता है। आर है जो पी का पिता है। अब इसको हमको पी का पता नहीं, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। आगे पी गुना एन, गुना का अर्थ क्या होता है, ए बी का भाई है तो पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए। अब क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं बता, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। एन माइनस एस का है, एन माइनस एस का क्या होता है, ए बी का पिता है, ए माइनस ये रहा, तो एन एस का पिता है, एन जो एस का पिता है ये एस हो गया। अब हमारे को पूछा है कि आर का एस से क्या संबंध है, आर का एस से क्या संबंध है, तो ये तो पोते और दादे का हो गया। तो आर का एस से क्या संबंध है, तो एस का क्या, आर क्या है, दादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा। जब हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और फिर इधर से फोल्ड करेंगे तो ये आकृति, फिर ऐसे कट लगाएंगे तो जो आकृति बनेगी वो फर्स्ट जैसे आकृति बनेगी, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली वहाँ पे A4 साइज का पेपर मिलेगा, उसका एक कोना काट के और फिर हम इस तरीके से फोल्ड करके जैसे हमको चित्र में दिया है, और फिर हम उससे पेन से कट लगा के देखेंगे तो इसी आकृति बनेगी सेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, 5, 31, 161, 811 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 4061। वो कैसे, वो इस प्रकार आएगा कि हमको क्या संबंध नजर आ रहा है इनमें कि पहले 5 का इंटू 5 करेंगे तो 5 25, 25 प्लस 6 करेंगे तो 31 आ गया। ऐसे 31 इंटू 5 करेंगे फिर 6 ऐड करेंगे, तो पहली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना है, ऐसे दूसरी संख्या को भी 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना है। तो 31 इंटू 5 कितना हो जाएगा 155, 155 प्लस 6 करेंगे तो 161, फिर 161 इंटू 5 करेंगे प्लस 6 करेंगे तो 811, 811 इंटू फिर 5 करेंगे प्लस 6, तो 811 इंटू 5 करेंगे तो 4055 प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4061। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो RIDDLE, RIVER, RIGST, FUL, RING और RISK, मतलब रिस्क। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमको अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार देखना है कि पहले फर्स्ट लेटर देखना है कौन से में अल्फ़ाबेट में सबसे पहला आता है। अगर कोई सेम मिल जाते हैं तो हम उसका सेकंड लेटर देखेंगे कि उसमें अल्फ़ाबेट क्रम में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको सेट करते हुए चलेंगे। पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, सब में कॉमन है R। फिर सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड भी सब में कॉमन है, तो ये हम जब कॉमन होते हैं तो हम इससे अंदाज नहीं लगा सकते कौन पहला आएगा। अब हम थर्ड को देखेंगे, पहले हम थर्ड D है, दूसरे में V है, तीसरे में G है, चौथे में N और फिर S है। तो हमको पता है कि इनमें सब में सबसे पहले आता है D, आता है अल्फ़ाबेट क्रम में। तो इसका जो फर्स्ट लेटर शब्दकोश में अंग्रेजी शब्दकोश में आएगा वो RIDDLE आएगा फर्स्ट। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, पहले पे D आ गया, दूसरे पे हम जानते हैं कि G आता है, तो फिर आएगा तीसरा वाला राइटफुल। फिर हम देखेंगे कि फिर क्या आता है, G के बाद N आएगा, तो फिर आएगा चौथा रिंग वाला। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा बचा, रिस्क बचा और रिवर बचा। तो V और S में पहले क्या आता है, V और S में हमारा जो आता है वो S आता है, तो फिर 5 आएगा और फिर दूसरा आएगा। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हमको कहाँ नजर आ रही है, ये आकृति हमको ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रही है। कहाँ पे, ये हमको नजर आ रही है कि ये आकृति हमको ये आ रही, ये यहाँ पे रही, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कोट भाषा में फादर को IFWMHW लिखा जाता है और सिस्टर को VNVYSW लिखा जाता है। उसी कोट भाषा में UNCLE अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा XSFQH। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे वो देख लेते हैं कि F है, F में +3 ऐड करेंगे, F कितने पे आता है, F हमारा आता है 6 पे, +3 करेंगे तो 9, 9 पे होता है I। फिर +5 ऐड करेंगे A में, तीसरे लेटर में 3, चौथे में +5, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में +5। ऐसे सिस्टम में हो रहा है कि S कितने पे आता है, S हमारा 19 पे आता है, +3 करेंगे तो 19 + 3 22, 22 पे क्या हो गया V। I कितने पे आता है, हमारा I 9 पे आता है, 9 पे हम कितना ऐड करेंगे 5, 5 9 और 5 14, 14 पे हमारा क्या हो जाएगा N हो जाएगा। वही S फिर से हमारे कितने यहाँ पे आता है 19, 19 फिर +3 करेंगे तो 19 और 3 22, 22 पे V हो गया। ठीक कितने यहाँ पे आता है 20 पे, 20 + 5 करेंगे 25, 25 पे Y। ऐसे पहले +5 फिर पहले +3 फिर +5 फिर +3 फिर +5 फिर +3 फिर +5, ऐसे अंकल में हो जाएगा। U कितने पे आता है 21 है, तो पहले +3 करेंगे तो 21 + 3 24, 24 पे X हो गया। फिर +5 ऐड करेंगे N में, N कितने पे आता है 14, +5 19, 19 पे S हो गया। C 3 पे आता है, +3 ऐड करेंगे तो 6, 6 पे F हो गया। फिर L, L कितने पे आता है 12, 12 + 5 करेंगे तो 17, 17 पे Q। फिर E कितने पे आता है 5 है, +3 करेंगे तो 8, 8 पे H। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XSFQH। क्वेश्चन नंबर 19, एक ही परिवार के 6 सदस्य विराज, दीपू, नूर, प्रिंस, सुमन और तारन एक वृत्ताकार मेज के परित, तो वृत्ताकार मेज है और परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक इधर बैठ गया, 2 3 4 5 और 6, 6 सदस्य हैं। अब हम एक एक करके अरेंज करते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते चलेगा। सबसे पहले हमसे बोला है कि विराज नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो विराज नूर, हम मान लेते हैं नूर यहाँ बैठी है, तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये विराज हो गया, यहाँ विराज बैठ गया। अब प्रिंस विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, प्रिंस विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंस, और यहाँ प्रिंस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दीपू। अब सुमन विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, सुमन विराज के दाईं ओर, तो विराज ये रहा है तो इसका 1 2 और यहाँ 3, तो ये सुमन हो गया कि विराज का दाईं इधर हो जाएगा इस साइड को। अब बचा कौन, हमारे पास एक ही बचा है तारन, तो तारन यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में बैठा है, तो ये दीपू हो गया, ये विराज हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस, ये इनके बीच में बैठा हुआ है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और वैसे भी हमको क्वेश्चन में भी दिया होता है कि प्रिंस विराज और दीप दोनों के ठीक बगल में बैठा है, और इसमें इसमें भी दीप और विराज के बीच ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिंस बैठा है। ये हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट में जो बैठेंगे, जो कहाँ कहाँ बैठेंगे, ये आप चित्र में देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो टाइड किससे संबंधित है, आर आर ए यू से, रेस्ट पी वी पी एफ से, और गेम किससे हो जाएगा, ई जेड जे यू से। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि जो टाइड है वो टी कितने का आता है, टी हमारा 20 पे आता है, 20 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 18, 18 पे आर आ गया। आई विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत, आई का विपरीत होता है हमारा आर होता है। आई 8, 8 पे, आई के एकदम अपोजिट में क्या आता है, आई 9 पे आता है, तो आर कितने पे, 18 पे, तो आई इसका विपरीत हो गया। डी, डी में कितना माइनस करना पड़ेगा कि ए आ जाए हमारा, तो -3 करना पड़ेगा, और ई 5 पे आता है, तो इसमें यू कैसा आएगा, ई का अपोजिट होता है वी, और वी कितने पे आता है 22 पे, तो 22 में -1 करेंगे, विपरीत अक्षर v -1 मतलब v 22 पे -1 21, 21 पे u। इसी प्रकार हमारा रेस्ट में यही सेम फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार हमारा जो गेम है उसमें भी फॉलो हो जाएगा कि जी कितने पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, -2 करेंगे तो 5 पे ई आता है, तो ई आ गया। फिर ए का हमारा जो एकदम अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड होता है, जेड आ गया। एम में हमको -3 करना है, तो एम कितने पे आता है, 13 पे -3 करेंगे 10, 10 पे जे आ गया। और ई के एकदम अपोजिट होता है वी, तो वी कितने पे आता है 22, 22 -1 करेंगे तो यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई जेड जे यू। अब हम जीके वाले सेक्शन की बात करते हैं जो पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन की तरह व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। जो क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह क्षार धातुओं की तरह ही एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है। इसमें क्षार धातुओं की तरह +1 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। यह क्षार धातु की तरह एक मजबूत अपचायक के रूप में व्यवहार करता है। तो इस तरह तो ये क्षार धातु की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हालांकि हाइड्रोजन कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं जो हेलोजन के समान होते हैं। यह स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकता है। इसका आयनीकरण ऊर्जा मूल्य क्षार धातुओं की तुलना में बहुत अधिक है और हेलोजन के बहुत करीब है। इसलिए यह क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन की तरह भी व्यवहार कर लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो एनपीआर का पूर्ण रूप हो जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो अब एनपीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनपीआर एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। एनपीआर के लिए सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले 6 महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों की पहचान संबंधी एक विस्तृत डेटाबेस बनाना है। यह जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान घर घर गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। एनपीआर पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था। तो एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था, वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्रीय एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रुपये की 12वीं किस्त भी जारी की। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ने एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था,
तो ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी। कब लड़ा गया था ये? 618 ईस्वी में। पुलकेशिन, जिन्होंने बादामी के चालुक्य राजधानी से शासन किया, ने हर्ष की विजय को चुनौती दी। पूर्व ने दक्षिण के स्वामी सर्वोपरि के रूप में खुद को स्थापित किया था, क्योंकि हर्ष उत्तर में था और दक्षिण में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को सहन करने की इच्छा न रखते हुए हर्ष ने कन्नौज से एक विशाल बल के साथ मार्च किया था। नर्मदा के दर्रे पर पहरा देने में पुलकेशिन की दक्षता इतनी थी कि हर्षा को अपने हाथी का बल का एक बड़ा हिस्सा खोने के बाद नदी को सीमांकन के रूप में स्वीकार करने और युद्ध के क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1982 में। और पहली बार कब आयोजित हुआ था भारत में? 1951 में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश है। जब एशियाई खेल स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी। साल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। साल 1951 के एशियाई खेल के सभी इवेंट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, जिसे नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। 11 देशों के कुल 479 एथलीट अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मेजबान भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। पहले संस्करण में कुल 57 खेलों में पदक के लिए स्पर्धा हुई थी। तो ये पहले एशियन गेम्स की बात है। कब हुआ था? 1951 में। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कितने देशों ने भाग लिया? 11 देशों ने। कितने एथलीट शामिल होते? 489। और कितने खेलों के लिए पदक के लिए स्पर्धा हुई थी? 57 खेलों के। वो जापान ने सबसे अधिक 60 पदक जीते थे, जबकि मेजबान भारत ने कुल 51 पदक जीतकर एशियाई खेल के पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। एक तो 1951 में पहला संस्करण और दूसरी बार 1982 में खेलों का इस महाकुंभ की मेजबानी का अवसर मिला। हाल ही में 19वें एशियाई खेल, अब जो प्रेजेंट में वर्तमान के बारे में पूछ सकते हैं, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ था? वर्ष 2023 में। 19वें एशियाई खेल 2022 जो आयोजित 2023 में हुए थे, चीन के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लोटस भी कहा जाता है, में संपन्न हुए। हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश एथलीटों की परेड में भारत के ध्वजवाहक थे। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? चीन के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लोटस भी कहा जाता है। 20वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? जो होगा 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारा 19वें एशियन गेम्स के जो हांगजोउ में हुए थे, उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन रहा था? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो पदक तालिका है उसमें भारत चौथे नंबर पर रहा था। कितने पदकों के साथ? 107 पदकों के साथ। और टॉप पे कौन था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 383, दूसरे पर जापान 188 और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 190 के साथ तीसरे पे। और इंडिया 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, टोटल 107 पदकों के साथ चौथे नंबर पे था। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है। तो ये एक वित्तीय सेवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम देखेंगे कि मार्केट में बहुत माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में तो 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करवाती हैं, माइक्रो फंड, और जो शहरी क्षेत्र में यही कंपनियां 1,20,000 तक का लोन प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजकिरण राय। केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बोर्ड ने अगले 5 वर्षों के लिए राजकिरण राय को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेबफीड के बोर्ड ने 30 जुलाई को RBI केंद्र और विकास वित्त संस्थानों के नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा मंजूरी के आधार पर राय की नियुक्ति को मंजूरी दी। नियुक्ति के विवरण के अनुसार उन्होंने 8 अगस्त को DFI के MD के रूप में कार्यभार संभाला और 18 मई 2027 तक शीर्ष पद पर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सागा दावा मुख्य रूप से
सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो भारत के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है सांगा दावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिक्किम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है सांगा दावा। सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। गाथा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति के लिए सागा पर्व मनाया जाता है। तो माता बुद्ध से संबंधित है। तो इसके जो कौन बनाते हैं? तो ये बौद्ध समुदाय बनाते हैं। उत्सव ज्यादातर गंगटोक में जुलूसों, प्रार्थनाओं और जरूरतमंदों के लिए भिक्षा देने के रूप में होते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्त किया। सागा दावा महोत्सव तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 9, 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अक्खम लक्ष्मी देवी। श्रीमती अक्खम लक्ष्मी देवी का जन्म 1 मई 1952 को इम्फाल मणिपुर में हुआ था। उन्होंने गुरु अम्बुबी सिंह, तोम्बा सिंह और बाबू सिंह से मणिपुरी नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी में मणिपुरी नृत्य में विशेषज्ञता हासिल की थी। उन्हें 2010 में मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार और 2014 में नृत्य भूषण सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। श्रीमती अक्खम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण बल का नापता है। एनीमोमीटर हवा के वेग को नापता है और दाब सेंसर दाब को मापता है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बिहू त्योहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। युवक और युवतियों समूहों में बिहू नृत्य करते हैं और नृत्य शैली में तेज कदम और तेजी से हाथ हिलाने की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पद निर्मित होते हैं? तो कितने पद निर्मित होते हैं? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो हरित क्रांति से खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी, तो मेनली हुई थी गेहूं की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं की फसलों में उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाली किस्म के बीज से हुई। यह फसल को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और कुशल सिंचाई और उर्वरकों के सही उपयोग के साथ सम्मिलित था। हरित क्रांति के परिणाम खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। 1965 में सरकार ने भारतीय अनुवंशिकीविद एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? स्वामीनाथन की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की। यह आंदोलन 1967 से 1978 तक चला और एक बड़ी सफलता थी। क्वेश्चन नंबर 14, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। ये पंचवर्षीय योजना 2014 तक तो पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन 2015 से इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि इस टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग जो 1951 से 2014 तक कहा जाता था और नीति आयोग 2015 से 2017 द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ साथ उपाध्यक्ष भी होता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? सारी पंचवर्षीय की डेट याद रख लेते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो क्या था, तो कोई सी पंचवर्षीय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिर्फ यही पूछेंगे अवधि। तो पहली योजना 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961,
तीसरी 1961 से 1966। ये 5 वर्षीय होती है तो 1951 से 1956 हो जाएगी, फिर 5 ऐड करेंगे तो 1956 से 1961, फिर 5 ऐड करेंगे 1961 से 1966। फिर आई थी योजना अवकाश जो थे 1966 से 1969 तक, 3 साल के लिए योजना अवकाश। फिर चौथी योजना आई थी, ये पहली योजना, दूसरी, तीसरी, फिर योजना अवकाश आया था, फिर चौथी योजना 1969 से 1974। उसके बाद 74 के बाद फिर 5वीं योजना आई थी 1974 से 1978। फिर रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच में। फिर छठी योजना आई थी 1980 से 1985। फिर 7वीं योजना 1985 से 1990। फिर वार्षिक योजना 1990 से 1992। उसके बाद 8वीं योजना आई थी 1992 से 1993, 9वीं 1997 से 2002 और 10वीं जो हमसे पूछा है 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी, तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की। कहाँ की थी? कानपुर में। कब? 1924 में। किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। काकोरी कांड के पश्चात जब इस दल के 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई तथा 16 अन्य को कैद की सजाए देकर जेल में डाल दिया गया, तब इसी दल के एक प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुंदनलाल, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर और शिव वर्मा आदि से संपर्क किया। इस नए दल के गठन में पंजाब, संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, राजपूताना, बिहार एवं उड़ीसा आदि अनेक प्रांतों के क्रांतिकारी शामिल थे। 8 व 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में किया और काफी विचार विमर्श के बाद आम सहमति ने एसोसिएशन को एक नया नाम दिया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका गठन कहाँ हुआ था? फिरोजशाह कोटला में। कब? 8 से 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। क्वेश्चन नंबर 16, शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है? जो हम शॉट जो एक हाथ से ऐसे थ्रो करते हैं तो उसका वेट होता है, जो गोल जो हमारा गेंद होती है उसका वेट पुरुषों के लिए होते हैं 7.26 केजी और महिलाओं के लिए होते हैं 4 केजी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है? तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये अनुच्छेद किसके तहत होता है? यह अनुच्छेद 316 के तहत होता है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित है, जिसमें लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, देश की रक्षा करने और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है? तो यह किया गया है मूल कर्तव्यों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 2 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक इसे बनाए रखना है। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। सरकार ने देश के 28 राज्यों में 600 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान की है, जिनमें आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। इसका लक्ष्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 7 टीके से बचाव योग्य बीमारी
जैसे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं? 7। ऐसे ही 7 बीमारियों से बचाने के लिए के खिलाफ टीकाकरण करना है। लक्षित बीमारी कौन कौन सी हैं वे 7? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, तपेदिक, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो ये जो डिस्पेंसरी जो होती हैं वो कौन सा क्षेत्र चलाता है सबसे ज़्यादा? निजी क्षेत्र 60% चलाता है, निजी क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा जीके सेक्शन हुआ। अब हम जो पार्ट सी था वो मैथमेटिक्स था। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है और 1140 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? तो ये डिफरेंस हो गया 190 का। क्रय मूल्य कितना है? 95, 950 इंटू 100। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 5 बार और 5 से 100 बार, तो 20%। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? 20%, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने में अधिक में बेचा? 190 में क्या अधिक में, और उसका जो मूल जो क्रय मूल्य था वो कितना है? 950 अपॉन 950, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं, इंटू 100। तो कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 20%, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इन दोनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम 4 माइनस कर देंगे 1780 में और 2452 में। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1780 माइनस 4 1776, और 2452 माइनस 4 कर करेंगे तो 2448। तो इसका एस शेप निकाल देंगे। इनका एस शेप कैसे निकालेंगे? 1776 करेंगे हम फैक्टर, और इसमें 2448 में करेंगे। जो फैक्टर दोनों में सेम मिल रहे होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा टोटल 48। तो बड़ा विकल्प कौन सा हो जाएगा? 48 का भाग इन दोनों में चल जाएगा, किस किस में? 1780 और 2452 में। अगर हमको क्वेश्चन में ये पूछता कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिनमें इन दोनों का भाग जाता हो और प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते प्लस 4 ऐड कर देते, तो वो जो संख्या आती है वो इन दोनों संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें भाग जाता। लेकिन हमसे ये पूछा कि इन दोनों में किस संख्या का भाग जाए, कौन सी सबसे बड़ी संख्या का भाग जाएगी प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो इसके लिए हम -4 दोनों संख्याओं में घटाएंगे और जो संख्या आएंगे उनका एचसीएफ निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है? सीधा सा है कि इतने में बेचा और हानि कितने की हो रही है? 2,000 की। तो हानि 2,000, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये तो विक्रय मूल्य 15,000 में बेचा और हानि 2,000, तो टोटल कितना? 17,000। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे 3 0 से 3 0 और ये 200 में भाग देंगे 17 का, तो ये कितने पर जाएगा? 11 से 13/17%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसे कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि 200/17 11 से 13/17। क्वेश्चन नंबर 4, 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रम से 54, 64 और 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत की गणना करें। तो सही औसत गणना क्या हो जाएगा? 65.36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि 64 तो उनका औसत अंक है, प्लस अब हमको दिया है कि जो हमारा 54 की जगह क्या पढ़ लिया गया है? 44, 64 की जगह 46 और 67 की जगह 61 पढ़ लिया गया है। कम कम पढ़ा है, पहले -10, दूसरे में कितना कम हमको पढ़ा गया है? 18 और 30 में 6। तो हम इनको ऐड कर देंगे, 10 + 18 + 6 भाग दे देंगे कितने? 25, क्योंकि छात्रों की संख्या कितनी है? 25। तो 25 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.36। तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले तो क्या 10 कम पड़ा था, दूसरे में 18 कम पड़ गया था और तीसरे में 6 कम। जो कम पड़ा गया था उनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो 25 छात्र हैं उनमें उनको डिवाइड दे देंगे, जिससे कि उनका एवरेज में वो जुड़ जाएंगे। तो 1.36 इनमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65.36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोबारा देखते हैं कि औसत अंक तो 64 है 25 छात्रों का। अब 54 की जगह 44 पढ़ लिया गया, 64 की जगह 46 और 67 की जगह 61। अब सीधा सी बात है कि इसमें हमको नजर आ रहा है कि कम पढ़ लिया गया, तो हमको जो ज़्यादा पढ़ता तो उसका एवरेज ज़्यादा हो जाता,
लेकिन कम नंबर पढ़े हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर ज़्यादा पढ़ लिया होता और वास्तव में कम नंबर थे तो यहाँ पर माइनस आता। तो प्लस कितना जो अधिक था, पहले में 44 तो था 54, तो 10 अधिक प्लस इनमें 18, 61 से 67 में कितना गैप है 6। तो ये जो आएगा इसमें 25 में भाग दे देंगे, जो 25 में बटेगा तो 25 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस 1.36, तो ये आ जाएगा 65.136। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो इसका सीधा सा एक होता है फॉर्मूला, क्या पहले वार्षिक निकालेंगे कि ये हमारा टोटल क्या धनराशि है 12,000, तो पहले वर्ष के लिए क्या ब्याज हो जाएगा, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि पहले वर्ष के लिए, तो दोनों सेम बराबर होता है। तो 10% मतलब 1/10 हो जाएगा, क्यों 10/100, तो 10 से 10 तो 1/10, 10 से 10 कट जाएगी तो ये हमारा पहला आ जाएगा 1200 ब्याज। दूसरे वर्ष के लिए 12,000 पे 1200 ब्याज तो आएगी, फिर 1200 पर और ब्याज लग जाएगा दूसरे वर्ष में, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 1/10 करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 120, तो ये 2 वर्ष के लिए ब्याज। तो टोटल कितना ब्याज हो जाएगा 1200 2400 प्लस 120, तो कितना हो गया 2520। अब हम इस पर बात करते हैं, जब छमाही हो, छमाही के लिए दर आधी हो जाती है, 10% दर होगी 5%, मतलब 1/20, और समय कितना हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है। तो पहले कितना 2 वर्ष के लिए था, तो अब 4 वर्ष के लिए हमको निकालना होगा। तो पहले वर्ष के लिए तो सेम हो जाएगा, कितना 1/20 मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000, तो यह आ जाएगा 600। अब दूसरे वर्ष के लिए 12,000 पे निकलेगा, 12,000 पे कितना आ जाएगा 600, और 600 पे भी निकलेगा तो 600 इंटू 120, 1/20, तो यह आ जाएगा 30। दूसरे वर्ष के लिए हो गया। अब तीसरे वर्ष के लिए पहले तो 12,000 पे कितना लगेगा हमारा जो ब्याज 600 लगेगा, फिर 600 क्योंकि 600 पे भी लगेगा 30, फिर इस 600 पे लगेगा 30 प्लस फिर 30 पे लगेगा, तो 30 इंटू 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। और चौथे वर्ष के लिए पहले 12,000 पे कितना 600, फिर फर्स्ट वाले 600 पे 30, फिर सेकंड वाले 600 पे 30, फिर थर्ड वाले 600 पे 30, फिर इस वाले सेकंड वाले 30 पे 1.5, फिर थर्ड वाले 30 पे 1.5, फिर इस वाले 30 पे 1.5, फिर 1.5 का कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1/20 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.75। अब इन सबको जोड़ देंगे, फर्स्ट से लेकर ये फोर्थ तक ये पूरे जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2586। तो इनमें जो डिफरेंस कितने का नज़र आ रहा है हमको, इसमें माइनस कर देंगे 2586 माइनस 2520, तो यह आ जाएगा 66। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान 18,522 है तो एक्स का मान क्या है। तो एक्स का मान हो जाएगा 16,000। वो कैसे, वो इस प्रकार हो जाएगा कि हम मान लेते हैं कि 100 है, 100 का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, अगले 100 का 100 इंटू 100 105, और फिर 100 3 वर्ष करना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्ष के लिए इंटू यहाँ पे 105। इनको कैलकुलेट करेंगे कैसे, जैसे कि 100 इंटू 100 इंटू 100, अगर 2 वर्ष के लिए होता है तो 2 वर्ष करते हैं 100 इंटू 100, 3 वर्ष है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 4 होता है तो 400 को होते हैं, इंटू इक्वल होते हैं, मतलब अनुपात में हमारे कितने वृद्धि हो रही है 5%, 105 इंटू 105 इंटू 105। तो ये हमारा कट जाएगा कितने बार 5 से कट जाएगा, तो ये 20 20 20 यहाँ 21 21 21 गुना करेंगे तो 8,000 का हो जाएगा 9,261। यह अनुपात आ गया हमारा कि जब 8,000 जब मूल क्रय मूल्य होगा तो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होके मिश्र धन जो आएगा हमारा आ जाएगा 9,261। अब हमको दिया है कि जो वर्तमान में जो उसकी राशि है वो कितनी हो गई हमारी 18,522, मतलब ये राशि चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हुई है, तो ये 18,522 9,261 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18,522 आती है। तो ऐसे हम जो हमारा जो मूलधन है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि अनुपात उसी अनुपात में हो जाएगा, यहाँ 2 से करें तो यहाँ भी 2 से, तो 16,000। तो 16,000 जो हमारा मूलधन है उसका चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ के मिश्र धन क्या हो जाएगा 18,522। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है करने की। और डिटेल में अगर करेंगे तो डिटेल में करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमको दिया है 18,522, तो हमारा मूलधन मान लेते हैं हम P 1 प्लस दर हमारी क्या होती है 5%, तो 5/100 की पावर 3 वर्ष, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 18,522 बराबर P इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा हमारा
18,522 इंटू 3 वर्षों अपॉन 105 इंटू 105 और इंटू 105। अब इनको सबको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 16,000। क्वेश्चन नंबर 7, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सीधा सिंपल से है, 90% सदस्य पुरुष हैं, मान लेते हैं 90% मतलब 10 हैं टोटल, उसमें 9 पुरुष हैं और 1 महिला है। अब पुरुषों की औसत ऊंचाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर, तो 170 इंटू 9, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0, 9, 7, 63, 3, 6, 9 और 6, 1530। और वही महिलाओं कितनी हो जाएगी? एक महिला तो 165 इंटू 1, तो 165, 165 इसमें ऐड कर देंगे किसमें? 1530 में। तो 165 प्लस 1530 अपॉन 10 का भाग चल जाएगा। अब 1530 और 165 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 165, तो ये हो जाएगा हमारा 1695। अब इसमें हम 10 का भाग देंगे क्योंकि टोटल 10 सदस्य माने, तो ये हो जाएगा 169.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 8, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपये हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अब हमारे विक्रय मूल्य है 9,510, जब 25% की छूट दी जाती है, जैसे हमने मान लिया अंकित मूल्य क्या है? x है, इस पर हम 25% की छूट देंगे तो कितना बचेगा? कितना परसेंट बचेगा? 25 की दे देंगे तो 75% बचेगा, तो 75/100। तो ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 9,510 के बराबर। तो x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? 9,510 510 इंटू 100/75। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12,680 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने समय लेंगे? तो एक साथ पूरा करने में सीधा सा फंडा है कि रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, तो इसकी क्षमता क्या है? एक कार्य की क्षमता क्या हो जाएगी? 1/14। और गीता कितनी हो जाएगी? 1/21। अब दोनों साथ में करें, दोनों अगर एक काम को साथ में करेंगे तो एक दिन की क्षमता क्या आ जाएगी? 14 इंटू 21, ये हो जाएगा 21 + 14। अब इस काम को ये एक साथ पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो एक काम ये जैसे कि 1 है तो 1/21 और + 14 कितना होता है? 21 और + 14, ये हो जाएगा हमारा 35 अपॉन 14 इंटू 21। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे तो 14 इंटू 21 अपॉन 35। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 21 और 7 तो 35, 14 14 8 34 42/5 करेंगे तो 8 × 40 और 5 × 20, तो 8.4 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि घनाभ का फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना AB + BC + C है, मतलब LB गुना BH गुना HL। तो हम मान लेते हैं कि जो C है वो हमारे H है, जो हमारे C है वो H है, तो C की जगह हम H कर देंगे और यहाँ H। तो 2 इंटू हमारी लंबाई, एक की जगह लंबाई और B चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हमारे को 15, चौड़ाई 16, तो 15 × 16 + 16 इंटू C है, C की जगह H प्लस C की जगह फिर H इंटू जो हमारी लंबाई है वो 15 बराबर 4200। क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट करेंगे तो H की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। क्वेश्चन नंबर 11, 4 + 2 √3 और 6 - 3 √3 का मध्य अनुपात कितना है? मध्य अनुपात के लिए सीधा फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट पहली संख्या a इंटू बी, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 √6। कैसे? ये दे रहा a इंटू बी अंडर रूट बराबर मध्य अनुपात। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 + √3 इंटू यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 2 - √3, तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 + √3 मतलब a + b और यहाँ a - b, तो ये होता है a² - b²। तो a कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये -b², तो अंडर रूट हट जाएगा तो 3, तो 4 - 3 1, तो अंडर रूट 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √6। क्वेश्चन नंबर है, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 28.6%। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि माना पेट्रोल 100 है और 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 140। अब हमको
इसकी खपत में कमी करनी है तो कितने परसेंट करना पड़ेगा, तो 140 है, वापस कितना लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। तो कितना कम करना होगा, 40, किस पे, 140 पे इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 28.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है कितनी कमी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 6 है, उनका एलसीएम क्या है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या, कि जो हमारा एचसीएफ दो संख्याओं का अनुपात है, तो अनुपात मल्टीप्लाई, अनुपात आपस में मल्टीप्लाई इंटू एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, रेशो इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6, तो करेंगे 4 5 20, 20 इंटू 6 करेंगे तो 120, तो ये हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 14, 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सीधा फंडा है, 1 घंटे में 48, तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 घंटे में कितने चलेगी, 144 किलोमीटर। 48 इंटू 3 कर देंगे तो 144 किलोमीटर, और 15 मिनट के लिए और निकाल देंगे, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 48 चलती है, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 60 का 15 चौथा हिस्सा होता है, तो 48 का चौथा हिस्सा कितना, तो 12, तो 144 प्लस 12, तो यह हो जाएगा 156 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4,900 बचाती है। टीना का वेतन क्या है। सीधा फंडा है कि माना वेतन कितना है, 100 है, और 30% भोजन में खर्च कर दिया तो बचे कितने, 70। अब 30% ईंधन पर खर्च कर दिए तो बचे कितने, 70% ही बचेगा 30% करने पर, तो ये कितना बचा, 49। तो 49 बचा, वो कितने के बराबर है, 4900 के, 4900। तो वेतन उसका 100 है, तो 49 तो 100 के लिए निकाल देंगे, तो 4900 अपन 49 इंटू 100, 4900 से 4900 में भाग देंगे तो 100 बढ़ जाएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। अब 3 इंटू 22/7, पाई का मान होता है 22/7 दिया हुआ है, इंटू आर हमको व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के लिए 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 8% और क्यू के 4% का योग पी के 5% और क्यू के 7% के योग का 2/3 है। अनुपात पी अनुपात क्यू ज्ञात करें। यह भी सिंपल है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे कि पी का तो 8% प्लस क्यू का 4% इक्वल बराबर है पी के 5% प्लस क्यू के 7% का 2/3 इंटू 2/3। कैलकुलेट करेंगे 8/100 मतलब क्या हो जाएगा, 8/100 इधर क्या हो जाएगा, 4% मतलब 4/100, और इधर क्या हो जाएगा 5/100, इधर 7/100। कैलकुलेट करेंगे तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 24 पी प्लस 12 क्यों, क्योंकि इधर 100 से 100 कैंसिल आउट होते चल जाएंगे, बराबर 10 पी प्लस 14 क्यों, तो ये 14 पी बराबर 2 क्यों, 2:14 अर्थात 1:7। क्वेश्चन नंबर 18, 12,500 पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है। तो सीधा सा फंडा है कि 12,500 है, अब इसमें क्रमिक छूट देने के बाद किसके बराबर है, तो 12,500 10% छूट दे देंगे तो कितना बचेगा 90%, तो 90/100 इंटू 15% फिर छूट देंगे तो 85/100 और 4% देंगे 96/100। कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी कितनी 9,180। अब 9,180 ये आ गया तो 12,500 में माइनस 9,180 करेंगे तो छूट निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 3,320। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,320। क्वेश्चन नंबर 19, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। सीधा सा फंडा है कि ए तो 15 दिन कार्य कर रहा है, तो ए कितना काम कर चुका होगा 15 दिन में, तो ए 18 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन कार्य 1/18, 15 दिन किया तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दिन में कितना काम कर लिया होगा उसने काम का, तो एक दिन में कितना हिस्सा कर लिया, तो ये 3×5 = 15, 3×6 = 18 मतलब 5/6, ये उसने काम कर लिया 5/6। अब बचा कितना काम, तो 1 - 5/6 अर्थात 1/6 काम बचा। अब 1/6 काम को बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन कार्य कितना हो जाएगा 1/24, क्योंकि उस काम को पूरा करता है 24 दिन में, तो क्षमता एक दिन की 1/24, तो 1/6 अपॉन 1/24, तो मतलब हो जाएगा 24 ऊपर चल जाएगा क्योंकि 4 से फर्स्ट पे चल जाती है,
अपन 6, तो 6 चौको 24, मतलब 4 दिन में वो बचे हुए काम को कर सकता है। तो अंतिम वो 4 दिन में जुड़े तो वो काम 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो अंतिम 4 दिन में वो जुड़ना चाहिए। तो कितने दिनों के बाद जुड़ना चाहिए? तो टोटल 15 दिन है, तो 4 मतलब 15 माइनस 4 कर देंगे तो 11, मतलब 11 दिन बाद जुड़े तो लास्ट के 4 दिन वो काम करेगा तो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, सुमाति ने बिंदु ए से बिंदु बी तक 475 मीटर पर मिनट की चाल की यात्रा की। जिस क्षण सुमाति बिंदु बी पर पहुंची, रचना बिंदु बी से उसी चाल की 1.6 गुना चाल से रवाना हुई। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंची कितने चाल से? 475 मीटर पर मिनट। इसके बाद यहाँ से कौन चली? रचना चली बिंदु बी से सी की ओर, और किस चाल से? 475 की 1.6 गुना की रफ्तार से चली। जिस चाल से सुमाति ने यात्रा की थी बिंदु सी पर पहुंची, यदि बी से होते हुए ए से सी तक की तय की गई दूरी कुल कितनी? यहाँ से यहाँ तक 45.6 किलोमीटर है। जब से सुमाति ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची तब लिया गया समय 75 मिनट था, और टोटल समय कितना है? 75 मिनट। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो ए और बीच की दूरी कितनी है? 19 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि और ए और बी में सुमाति किस रफ्तार चलते हैं? 475 मीटर पर मिनट, और बी और सी तक रचना कैसे चलती है? 475 का 1.6 गुना, मतलब 16/10। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 760। इस रफ्तार से ये चली बी से सी तक रचना। ए और बी के बीच में चाल सुमाति क्या थी? 475 मीटर पर मिनट, और बी और सी की क्या हो जाएगी? 1.6 गुना है तो 16/10 हो जाएगा। 475 इंटू 16/10 बराबर 760 आ गया रचना की 760 मीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में जैसे हमको मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये सुमाति चली कितनी देर चली? ये हमारे x मिनट तक चली, और टोटल इन दो ए से सी तक टोटल हमको दिया है 75 मिनट। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल 475 इंटू एक्स, ए से बी तक पहुंचने में, इंटू एक्स, इतने समय तक ये चली सुमाति, प्लस 760 रचना की चाल इंटू अब कितने समय तक चली थी ये एक्स माइनस हो जाएगा कितने? 75 मिनट है टोटल, तो 75 माइनस एक्स, इनके जो टाइम आ जाएगा बी से सी तक पहुंचने में, बराबर क्या हो जाएगा? टोटल दूरी क्या है ए से सी तक? हमको दिया हुआ है कि कितना? 45.6 किलोमीटर। तो ये हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जाएगा मीटर में। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 45,600 मीटर। कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 40। 40 क्या है? मिनट। अब 40 ए से बी तक पहुंचने में 40 मिनट है, और टोटल कितना है? 75 मिनट। तो बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात 35 मिनट। अब हमको ए से बी की दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है कि चाल इंटू समय। चाल हमारी 475 मीटर पर मिनट है, और हमने समय निकाले 40, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली 40 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि मीटर में आएगा तो आ जाएगा 19 किलोमीटर। अब हम सेक्शन डी की बात करते हैं। हिंदी का 20 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? तो चतुरा नहीं होता, चतुर होता है, दुर्बला नहीं होता, दुर्बल होता है। तो ये हमको नहीं साफ साफ नजर आ रहा है गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तड़ित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और क्या क्या होता है? आंधी, बूंद, ओला, ये अलग चीज हो जाती है, लेकिन दामिनी होता है वो पर्यायवाची वैसे होता है बिजली का। बिजली के और पर्यायवाची क्या होता है? तड़ित तो होता ही है, बाकी चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, तड़ित, ये सारे सोदामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो दामिनी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तड़ित, और ये दोनों ही किसके पर्यायवाची में आते हैं? बिजली के पर्यायवाची में। क्वेश्चन नंबर 3, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने डैश मार लिया। तो क्या मार लिया? हम खूब आम बोलचाल में ये मुहावरा यूज करते हैं कि क्या मार लिया? मैदान मार लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मार लिया। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक, अलौकिक मतलब जो इस लोक का न हो उसको बोलते हैं अलौकिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जिसका अस्तित्व अल्पकालिक तक रहे मतलब अल्पकालीन, जो इस लोक का हो तो उसको बोलते हैं इहलौकिक, जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला डैश, तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को बोलते हैं आस्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 6, श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो विभाकर का पर्यायवाची होता है चंद्रमा।
चंद्रमा के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं वो देख लेते हैं। चंद्र के और पर्यायवाची होते हैं राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, सुधाकर, निशाकर, हिमकर, तारापति, विभाकर, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। लंबा उदर मतलब पेट, जिसका उदर लंबा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और जिसका हाथ हाथ से संबंधित है ही नहीं, गर्दन से भी नहीं, उदार से भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, तो ये सही है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये भी सही है। मेरे पे कृपा करो, तो ये मेरे नहीं होता, हिंदी में सही ये होता है मुझ पे कृपा करो, तो इसका जो राइट हो जाएगा अशुद्ध ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ डैश बन जाओ, तो मंत्री के साथ पेड़ बन जाओ, तो ये भी नहीं। दुश्मन बन जाओ, ये भी नहीं। दोस्त बन जाओ, ये भी नहीं। अमर बेल बन जाओ, मतलब अमर बेल का मतलब उसके साथ साथ लिपट के चलो, तो ही नेता बन जाओगे। अगर मंत्री के साथ साथ जो चलता है लिपट के हर चीज में कदम से कदम, तो उसको बोलते हैं अमर बेल की तरह, मतलब लिपटते हुए अमर बेल होते हैं वो, ऐसे किसी तने से लिपटते हुए आगे बढ़ती हुई आगे चढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्रिया विशेषण संबंध कौन सा रखता है, ऑप्शन नंबर 4 रखता है। बुसरा यहाँ आ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ आ रही है, आ तो रही है पर यहाँ आ रही है, तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो ये नहीं होता है, हम आम बोलचाल में खूब प्रयोग करते हैं कि प्रेम करना तलवार की धार पे चलना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने डैश मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए, तो हमें अपने चेतन मन से ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया, तो आश्वासन की जगह कौन सा उचित शब्द आएगा, विनती, प्रार्थना, आदेश, आग्रह। तो इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। विनती पे तो कोई हो नहीं सकता, जैसे फूफेटने वाले लोगों की विनती पर लोगों के आग्रह किया कि यमुना नदी पर पुल होना चाहिए, तो इसलिए पुल बना दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनीगत अशुद्धियों न रहने वाला वाक्य चुनिए जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो धुआं का रंग काला है, तो धुआं तो ऑटोमेटिक धुआं तो काला ही होता है। बच्चों मेरी बातों सुने, तो बात सुनना होता है। उस कारखाने में बहुत मजदूर हैं, उस कारखाने में, तो खाना नहीं होता खाने में, तो इसका ये गलत हो गया। मैंने 10 रुपये का दही खरीदा, तो ये राइट है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, सत्कार्य को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का डैश होता है। गलत का क्या होता है, हमेशा विरोध होता है, और सत्कार्य को हमेशा समर्थन मिलता है। तो समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें, तो समर्थन का विलोम क्या होता है, विरोधी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो असहयोग, सहयोग का विलोम होता है। असमंजस्य मतलब क्लियरिटी का असमंजय विलोम होता है। असमर्थ का मतलब समर्थ का विलोम होता है असमर्थ, और जो समर्थन का क्या होता है, विरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये अब 16 से 20 तक क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश दिया होता है, वो एक वाक्य मतलब एक पूरा गद्यांश होता है, उसमें आपको वाक्य में जो खाली रिक्त स्थान होती हैं वो उचित शब्द उसमें भरना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 रिक्त स्थान फर्स्ट, दुनिया में अब डैश करोड़ों, तो दुनिया में अब डैश करोड़ों डैश छप चुकी हैं, तो दुनिया में अब सब करोड़ों, ये नहीं फिट बैठा, सब से करोड़ों ये भी नहीं, कब से करोड़ों ये भी नहीं, तो दुनिया में अब तक करोड़ों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 17 में क्या छप चुके हैं, पुस्तकें, पुस्तकों, परिणाम, पाठ, तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। बहुवचन में आएगा पुस्तकें, पुस्तकों होते नहीं है, तो पुस्तकें राइट आंसर हो जाएगा 17 में छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह डैश, तो 18 में क्या आएगा, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपते रहते हैं, तो इसमें आएगा के, तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। 19 में क्या आएगा, भी तक भर ही, तो देखते हैं क्या, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज क्या, भी समाचार, रोज तक समाचार, रोज भर समाचार, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, तो रोज ही छपते हैं समाचार पत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट में क्या आएगा, इन सब के मूल में डैश अक्षर है। इन सब के मूल में क्या है, इन सब के मूल में होती अक्षर, ये फिट नहीं बैठ रहा, होना अक्षर भी नहीं क्योंकि अक्षर में, इन सब के मूल में है अक्षर, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इन सब के जो मूल में है वो अक्षरों से ही हमारे समाचार बनते हैं। तो ये हमारे 1 फरवरी 2023 के जो 3rd शिफ्ट में एग्जाम होता है उसका पेपर है। 4th शिफ्ट का ही जल्दी वीडियो लाएंगे, सारे शिफ्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक कीजिए। जल्दी यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, तो प्रैक्टिस में इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 90% क्वेश्चन आपको लगेगा ये मैं पिछले एग्जाम में से आपको 90% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हाँ ये मैं पढ़ के आया था। तो अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपके 100% 160 में से 140 प्लस मार्क्स आप अच्छे से आराम से प्राप्त कर लोगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।